आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो प्रैक्टिस सेट करवाया है वर्णमाला का, उसमें 30 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम आपको 31 से 60 तक करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में इनके प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उसी के आगे की सीरीज है ये, ठीक है। स्वरों का उच्चारण, हमेशा हमने बताया है कि स्वरों का जो उच्चारण होता है ना, वो स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी विघ्न और बाधा के होता है। अगर ये ऑप्शन है तो सही है। देखेंगे स्वरों का उच्चारण हमेशा कैसे किया जाता है, तो इसमें लिखा हुआ है व्यंजनों की सहायता से। तो ये आपका ऑप्शन क्या है भाई, ये गलत है। स्वरों की अनुस्वार की सहायता से होता है, ये भी गलत है आपका। अनुस्वार की सहायता से है, ये भी गलत है आपका। बिना किसी की सहायता से होता है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 32, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर जब बात करेंगे ना, तो आपका उच्छिप्त व्यंजन भी है, पार्श्विक व्यंजन भी है और ऊष्म व्यंजन भी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा नहीं है, तो भैया यहाँ पर सघोष नहीं है। यहाँ पर याद रखेंगे पूछा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर सघोष नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से भी दुगना समय लगता है, ह्रस्व से भी दुगना समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं। तो देखो, जिनमें 3 मात्रा का जो लगता है उनको हम प्लुत कहते हैं। जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उनको गुर स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनमें 1 मात्रा का जो लगता है उनको हम क्या कहते हैं भैया, उनको हम ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पे 2 मात्रा की जब बात आएगी, तो 2 मात्रा में हमेशा याद रखेंगे कौन से स्वर आएंगे, आपके गुरु स्वर आएंगे। 2 मात्रा में कौन से स्वर आएंगे, आपके गुरु स्वर आएंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण इनमें से स्थान बताइए, है ना। दिया है कि जिस व्यंजन के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और उसके उच्चारण के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण का स्थान बताइए। तो हमेशा याद रखना, तो स्वर तंत्रियों में कंपन तो काकल्य वर्ण के उच्चारण में होता है ना। काकल, इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है और मात्र एक ही काकल्य वर्ण है, उसको हम क्या कहते हैं, हा कहते हैं। अच्छा, इसके उच्चारण में अधिक काल का बोध होता है, अधिक समय का बोध होता है, इसलिए इसको हम काकल्य वर्ण कहते हैं। इसका एक नाम और है, ठीक है, इसका एक नाम और है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हम हंस वर्ण के नाम से जानते हैं। इसको किस वर्ण के नाम से जानते हैं, इसको हम हंस वर्ण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखो, प्लुत भी है, ह्रस्व भी है और क्रिया भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्वर का वर्गीकरण की बात करेंगे, इनमें से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, द्वितीय व्यंजन या द्वितीय। ठीक है, द्वितीय में क्या होता है, आप कह सकते हो कि युग्मक ध्वनियाँ होती हैं, जहाँ पर आधे अक्षर के बाद उसी के समान पूरा जहाँ पर अक्षर आ जाए उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण के तौर पर जैसे हम लिख दें, एक उदाहरण है जैसे कच्चा। ठीक है, ये इस तरीके से जैसे लिख दिया जाए बच्चा। ठीक है, बच्चा, तो यहाँ पर ये ह्रस्व तो है, ठीक है, और प्लुत भी है, क्रिया भी हो जाएगी, लेकिन द्वितीय नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए, है ना। उद्यान लिखा कैसे जाता है, ठीक है, पहले तो देखो उद्यान लिखा कैसे जाएगा। तो उद्यान जैसे आप लिखेंगे, तो उद्यान आपको ऐसे लिखना होता है। ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट, कैसे लिखेंगे हम उद्यान, ऐसे, उद्यान ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसका वर्ण विच्छेद करिए, ओ किया प्लस इसके बाद आधा द प्लस
या इसमें कौन सी मात्रा लगाई हमने, बड़े आ की मात्रा प्लस ना के बाद हमने क्या लगा दिया, आ। अगर ये आपको कहीं पर भी ये वर्गीकरण आपको मिलता है, ये वर्ण विच्छेद आपको मिलता है, तो उसका पॉइंट सही होगा। देख लीजिए सी पॉइंट मिल रहा है, हाँ सी पॉइंट इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका सी पॉइंट इसका सही हो जाएगा, सेम टू सेम वही आपको इसमें मिल जाएगा सी पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो कई बार बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या भैया कितनी होती है, 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर पहले जान लीजिए कौन सा होता है, बड़ा आ है, एक बड़ी ई होता है और एक होता है बड़ा ऊ। ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि मूल स्वरों के योग से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके अलावा इस ऑप्शन में कोई भी जो होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओ। ये नहीं है, ठीक, यहाँ पर क्या दिया, ये नहीं है, इनमें से कौन सा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त पूछा गया है, संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, एक आई होता है, एक आई होता है, एक ओ होता है और एक होता है आउ। ये संयुक्त स्वरों की संख्या क्या है, ये संयुक्त स्वरों की संख्या ये 4 होती है। इनके अलावा जो ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, और बाकी जो है वही संयुक्त स्वरों की संख्या में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या होगा, संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जहाँ पे एक मात्रा का जोड़ लगता है उनको ह्रस्व स्वर, जहाँ पे 2 मात्रा का जोड़ लगता है उनको दीर्घ स्वर, जहाँ पे 3 मात्रा का जोड़ लगता है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर भी संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हो गया क्वेश्चन नंबर 40, 41 की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 42, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पर आपको मिल जाएगा सबसे पहले अग्र स्वर। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर अग्र स्वर, दूसरे नंबर पर पश्च स्वर और तीसरे नंबर पर होता है मध्य स्वर। कौन सा होता है, मध्य स्वर। अग्र, पश्च और मध्य स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में 3 होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अर्धविवृत किसे कहते हैं, है ना। देखिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसमें से हम अर्धविवृत को हमको बताना है। तो एक होता है पहले विवृत। विवृत का मतलब होता है जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से खुला हो। ठीक है, लेकिन अर्धविवृत में क्या होता है, मुख द्वार क्या होता है, आधा खुला हो। तो यहाँ पर आपका जो आई है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अर्धविवृत हो जाएगा। यहाँ पर जो आई है आपका क्या हो जाएगा, ये अर्धविवृत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको क्या कहते हैं। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम निरानुनासिक कहते हैं। अनुनासिक जिनका उच्चारण सिर्फ नाक की सहायता से हो। अनुनासिक, देखो, अनुस्वार जिनका उच्चारण सिर्फ नाक की सहायता से होता है, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अनुस्वार में हमेशा क्या होगा, वायु का प्रेक्षण सिर्फ नाक से होगा। अनुनासिक, अनुस्वार जिसको कहते हैं यहाँ पर, अनुस्वार में नाक और मुख दोनों का प्रयोग होगा, नाक और मुख दोनों का। और लेकिन अगर निरानुनासिक कह दिया जाए, निरानुनासिक में केवल वायु का प्रेक्षण केवल मुख से होता है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। इस पॉइंट को नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, ये इम्पॉर्टेंट है।
इसको हम अंक बिंदु कहते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। किस बिंदु के नाम से जानते हैं, इसको भैया हम चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ये पूछा गया है। अग्र स्वर है कि पश्च स्वर है कि अग्र विवृत है कि विवृत है, ये पूछा गया है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए भाषा विज्ञान की दृष्टि से, तो सबसे पहले तो देखो ये पश्च विवृत, ये कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, है ना, कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सबसे पहले आप ये देखो कि ये तो जो ऊ होता है ना आपका ऊ, सबसे पहली बात ऊ जो है ना आपका ऊ, ये आपका कैसा स्वर है, ये पश्च स्वर है। ऊ कैसा स्वर है आपका, ये पश्च स्वर है, पहली बात तो, ठीक है। अब ये विवृत है कि संवृत है, अर्धविवृत है कि अर्धसंवृत है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो देखो विवृत में तो बड़ा आ आता है, ठीक है। अर्धविवृत की बात करेंगे, जब अर्धविवृत की बात करेंगे तो वहाँ पर आई और आऊ आता है, ठीक है, आऊ आता है। और क्या आता है आपका, छोटा आता है और आपका री आता है ना। ये है आपका विवृत और ये है आपका अर्धविवृत आता है, ठीक, अर्धविवृत। अब संवृत की बात कर लें तो संवृत की बात करेंगे, है ना। संवृत में क्या आ जाएगा आपका, संवृत में आ जाएगा आपका ई और ई आ जाएगा और ऊ आ जाएगा। और अर्धसंवृत की बात करेंगे, तो अर्धसंवृत में क्या आ जाएगा, अर्धसंवृत में आ जाएगा ए और ओ आ जाएगा, है ना, ए और ओ आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करना आपको आसान हो गया, है ना, जब आपको संख्या पता चल गई, ठीक है, ये सब पता चल गया आपको। तो अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब दोनों का कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर ऊ, सबसे बड़ी बात है ना, ऊ की बात कर रहे हैं, ऊ पश्च है और इसके बाद देखो यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पश्च संवृत, क्योंकि ऊ जो है आपका, ये ऊ आपका पश्च स्वर है और संवृत भी, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्च संवृत सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी है। ओठों की आकृति के आधार पर कौन सा आवृत्तमुखी है, तो यहाँ पर कौन सा आवृत्तमुखी स्वर पूछा गया है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें हम। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है, तो आवृत्तमुखी स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए, है ना। तो आवृत्तमुखी में देखिए, वृत्तमुखी ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ओठों की स्थिति गोल हो जाती है। ओठों की स्थिति क्या होती है, गोल हो जाती। तो इसमें अगर देखा जाए इसमें देखा जाए ऊ और ऊ, है ना, ये इनके उच्चारण में ओठों की स्थिति हमेशा क्या होगी, गोल होगी। तो ये दो तो नहीं होंगे, है ना। इसके बाद अगर देखा जाए इसमें और आगे बढ़ेंगे, हाँ आवृत्त में और एक आपको मिलेगा ई और यहाँ पर मिल जाएगा ई, बड़ी ई। इसके अलावा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आवृत्तमुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओ जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आवृत्तमुखी स्वर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ वर्ण है जिनका उच्चारण कंठ से होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ की सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण की बात करी गई है ना, जिनका उच्चारण ओठों की सहायता से होता है, तो यहाँ पर ऊ आपका क्या हो जाएगा, आपका ओष्ठ वर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देखेंगे, कंठ तालव्य कौन सा है, इनमें से कंठ तालव्य कौन सा है, तो इसका भी ऑप्शन देख लेंगे। कंठ तालव्य का मतलब होता है जिसका उच्चारण कंठ से भी हो और तालु की सहायता से हो, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई के उच्चारण में, है ना, आई कैसे बनता है, हमेशा याद रखना, एक कंठ भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तालु होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन है तो वो सही माना जाएगा, देखो, है ना, कंठ और तालु। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
है ना। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। ई चाछा जाझा इया आदि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो हमेशा याद रखेंगे ये इनका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु की सहायता से होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 और 52 एक साथ दो देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है? तो यहाँ पर संभालना, संभालना में क्या हो जाएगा? अनुनासिकता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हमने कई बार बताया है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। व्यंजनों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, मूल व्यंजनों की संख्या भी 33 होती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं जिनका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है ना? तो क और ख का उच्चारण कंठ की सहायता से हो जाएगा। उच्चारण के स्थान पर आप देखेंगे उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य वर्ण है? तो ला हमेशा दंत्य वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ला। इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। इसके उच्चारण में जीभ का आकार नाव के आकार का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 और 56 एक साथ दो देखेंगे। हिंदी की श्वास ध्वनि है ना, 3 प्रकार के शा होते हैं, तालव्य शा, और इसको मूर्धन्य शा, और इसको दंती सा कहते हैं। ये आपका दंती सा है। ठीक है, ये आपका मूर्धन्य शा है, मूर्धन्य शा है, और ये आपका तालव्य शा है। ठीक है, तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंती सा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका तालव्य शा। तालव्य, यहाँ पे तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य जिनके उच्चारण, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में तालु की सहायता होती है। चाछा जाझा इया, है ना, चाछा जाझा, तो ये वाले हो जाएंगे आपके कैसे? आपके तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, आप जिसको चा वर्ग कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे और 58 एक साथ दो। पहले 57 देख लीजिए। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो दंत्य ध्वनि हमने कई बार आपको बताया है, ला होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, सभी स्पर्श ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो सभी स्पर्श ध्वनियों में क, च और प और द होते हैं। ये सभी स्पर्श ध्वनियाँ होती हैं ना। और बाकी जहाँ पे देखेंगे कहीं उसमें व्यंजन आपको ओस व्यंजन मिल जाएगा, कहीं पर अंतस्थ व्यंजन मिल जाएगा। यहाँ पर भी ओस व्यंजन है, लेकिन क, च, प। देखिए यहाँ पर आपसे स्पर्श पूछा गया है ना, तो स्पर्श की संख्या 25 होती है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना। तो इसमें देखिए का, च, प और द, है ना, ये सभी स्पर्श ध्वनियाँ हैं। 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है ना? यारा लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, है ना, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यहाँ पर ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो यारा लावा अभी हमने आपको बताया कैसे व्यंजन है आपके, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर से ज़रूर बताइएगा। और आगामी परीक्षा आर के लिए 6 टॉपिक जो महत्वपूर्ण हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदी वाइट का ही चैनल में। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। शॉर्ट वीडियो भी देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।